नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की G20 सम्मेलन के साथ, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। यहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया है। पीएम मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मुलाकात की है। पीएम 3 प्रमुख सत्र खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन में हिस्सा लेंगे। वो 3 दिन तक बाली में ही रहेंगे। ये समिट भारत के लिए खास माना जा रहा है। पीएम मोदी जिस पहले सत्र में शामिल होंगे वो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। इसके बाद नेताओं के लंच का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रम है। 45 घंटे के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। 20 कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है और दुनिया के 10 से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा। G20 सम्मेलन में कई अहम और दिग्गज नेताओं के साथ उनके द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, लेकिन फोकस कोरोना यूक्रेन संकट पर है, जिसने विश्व भर में तबाही मचाई है। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही हैं, ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। श्वेता, देखिए, बेहद अहम ये सम्मेलन और खास तौर पर इसके वैश्विक मायने हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा विश्व कोरोना संकट और साथ ही मंदी के खतरे से जूझ रहा है। इसी को लेकर आज किस तरीके की द्विपक्षीय वार्ता किन किन दिग्गजों के साथ होनी है? आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? नेहा, द्विपक्षीय वार्ता अमूमन कल अधिकांश तौर पर होने वाली है। कुल 10 बायलैटरल टॉक्स का टारगेट था, लेकिन अब 7 देशों के नेताओं से मुलाकात हो रही है, जिसमें इंग्लैंड के नव निर्वाचित जो प्रधानमंत्री है, वहां के जो नए प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उनसे मुलाकात होगी। तो आज का जो दिन है वो G20 के अलग अलग बैठकों के लिए निर्धारित है। G20 के लिए जो इस समय चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और दूसरा जो कि लंच के बाद का सेशन होगा, जो कि स्वास्थ्य के ऊपर होगा। तो आज कुल मिलाकर यही निर्धारित है, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स से भी चूंकि मुलाकात हो रही है, तो उसमें जो गर्मजोशी हमने जो बाइडेन के साथ देखी वो चीजें थी, लेकिन उस गर्मजोशी के बावजूद जो भारत की आक्रामकता है और भारत का एक तरह से ठहराव है और भारत का रुतबा है कि हम रूस यूक्रेन जैसे युद्ध के मुद्दे पर हम इस तरह की बातें विश्व पटल पर रख देते हैं जो दूसरे देश कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। न केवल अपनी बात रखते हैं, युद्ध के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन साथ में यह भी बोलते हैं कि आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं, जिस तरीके से उस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि वो नुकसान ही कर रहा है सबका। वो नुकसान ही कर रहा है उन देशों का जो कि रूस से अपने सामान का सप्लाई लेते हैं, ऊर्जा जैसी चीजें, खाद्य जैसी चीजें, जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं उन देशों को जो जरूरतमंद है। तो प्रधानमंत्री मोदी न केवल एक सुर में ये कहते हैं कि युद्ध खत्म करो, यानी कि वो रूस के सामने भी डटे हैं, और दूसरी सुर में वो ये भी कहते हैं कि देखो, ये तरीका सही नहीं है कि प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उन देशों पर असर पड़ रहा है जिनको सप्लाई जा रहा है और जिन्हें महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं या फिर उसका अभाव झेलना पड़ रहा है, यानी अमेरिका के सामने भी खड़े होते हैं। वो दिखा रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और हर देश अब इस चीज को महसूस कर चुका है। नेहा, और साथ ही श्वेता, जिस तरीके से हमने अभी तक प्रधानमंत्री का स्टैंड देखा है, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी पहले इस पूरे यूक्रेन संकट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारत यूक्रेन और रूस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये कभी भी भारत की ओर से साफ नहीं किया गया कि हाँ, हम इस देश के साथ पूर्णता है, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। यूक्रेन संकट पूरे विश्व पर असर डालने वाला है और यही वजह है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ प्रधानमंत्री काम करते हैं। जी नेहा, इसमें हम ये कहें कि भारत शुरुआत से ये कहता रहा है कि हम शांति के साथ हैं, और शांति के साथ होने के लिए आप युद्ध के विरुद्ध तो बोलते हैं, और ये पुतिन के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को रखते हैं कि किस तरीके से युद्ध सही नहीं है, नहीं, इस बारे में सोचना चाहिए। वो रूस के सामने भी चीन की तरह झुक कर नहीं कह रहे हैं कि आपने आक्रमण सही किया है, वो इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की भी प्रधानमंत्री मोदी पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि पुतिन करते हैं।
क्योंकि पुतिन को भी मालूम है कि जो प्रतिबंध उन पर लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। पुतिन इसके खिलाफ बोलते रहे। भारत इस मामले में क्यों बोल रहा है? इसलिए क्योंकि उन देशों पर प्रभाव न पड़े जो कि रूस से ये सारी चीजें लेते हैं, जहां से रूस ये सारी चीजें सप्लाई करता है। और हमने देखा कि किस तरीके से भारत ने को भी जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि रूस से नहीं लेना चाहिए, भारत ने कहा कि हमारा एक संबंध है, हमारी एक स्वायत्त नीति है और हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। तो अगर एक देश आज के माहौल में इस तरह का एक स्टैंड ले पा रहा है और रूस और अमेरिका दोनों उसे अपना उतना ही अच्छा दोस्त मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विश्व कूटनीति में सफलता की इससे बेहतर मिसाल नहीं समझ में आती है। श्वेता, साथ ही पहले भी हमने G20 समिट देखे हैं। पिछली बार के G20 में और इस बार के G20 समिट में क्या फर्क देख रही हैं? क्योंकि इस बार यूक्रेन का जो पूरा का पूरा युद्ध है उसको लेकर गहन चिंतन है। इसके साथ ही खाद्य संकट मौजूदा वक्त की बड़ी समस्या, सप्लाई चेन की मौजूदा समस्या, इसके साए में इस बार का G20 हो रहा है। जी, दूसरी चीज कोविड। पिछली बार जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा जो छाया था, और चूंकि आमने सामने की मुलाकातें नहीं, वर्चुअल आप बैठकें कर रहे हैं, वो सारी चीजें रहती थी। लेकिन इस बार खुलकर सब एक तरह से इस समिट में हिस्सा ले पाते हैं, सारे विश्व नेता यहां पर आ पाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पुतिन युद्ध की वजह से नहीं आए और जेलेंस्की जिन्हें खास न्योता भेजा गया था वो भी युद्ध की वजह से नहीं आए। लेकिन वो नहीं आने का कारण और वर्चुअली यहां पर शामिल होने का कारण अलग है। पर कोविड से उभरी हुई दुनिया लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को और किस तरीके से उबारे, अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया किस तरह की एक साझेदारी कर सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास श्वेता। और इस बीच हमने बातचीत की है जेड तरा, जो कि यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो बायलैटरल मुलाकात नहीं हो पाई प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति बाइडेन की, पर जो मुलाकात हुई काफी गर्मजोशी दिखी उसमें। आप बिल्कुल श्वेता ठीक कह रहे हैं कि आप तस्वीरों को देखें तो गर्मजोशी जो है वो दिखाई देती है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जो दोस्ती है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी से के बीच, वो भी आप देख सकते हैं। अमेरिका और चाइना की जो बातचीत हुई जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच, उससे क्या निकल कर आया? मेरे ख्याल में बहुत सारे बातों पर उन्होंने चर्चा की है। आपने भी सुना होगा कल रात को राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो 3 घंटे से भी अधिक उन्होंने चर्चा किया। बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा किया, लेकिन जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन नहीं चाहते कि जो मुकाबला है इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच, कि वो लड़ाई झगड़ा में खत्म हो, क्योंकि ये अमेरिका के फायदे में नहीं है, चीन के फायदे में, पूरी विश्व के फायदा में नहीं है कि हम जो एक आप कह सकते हैं हेल्थी मुकाबला, वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। तो राष्ट्रपति बाइडेन का ये मकसद था कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर शी जिनपिंग से उन्होंने पैगाम भेजना था कि हमारे क्या इरादे हैं, हमारी राजनीति के क्या डिटेल्स हैं, ताकि कोई भी गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी हुई है। इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। कत्ल का आरोपी आफ्ताब काफी शातिर था। श्रद्धा से उसकी मुलाकात से पहले उसकी 4 दोस्तों से पूछताछ होगी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जा रहा है। आफ्ताब इतना शातिर था कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद पोस्ट करता रहता था ताकि लोगों को पता न चले कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं रही। श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके टुकड़े फ्रिज में रखे, लेकिन आफ्ताब उसी कमरे में रह रहा था। रोज ऑनलाइन खाना मंगाता था और हर रात 2 बजे निकलकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। कत्ल का आइडिया उसको अमेरिका क्राइम ड्रामा डेक्स्टर से आया था। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। 20 मई को 35 टुकड़े किए। शेफ की ट्रेनिंग के दौरान उसने 2 हफ्ते तक मीट काटने की ट्रेनिंग ली थी। सोशल मीडिया पर उसके एक आर्टिकल में भी उसने लिखकर बताया कि सब्जियां कैसे काटी जाती हैं। श्रद्धा के मर्डर के बाद जुलाई में उसकी एक दूसरी दोस्त भी कमरे में आई थी। तो दुर्गंध मिटाने के लिए उसने अगरबत्तियां जलाई, केमिकल का सहारा लिया। 18 मई को इस वारदात को अंजाम दिया। मुंह दबाने के बाद श्रद्धा को मारा। 2 दिन शव के टुकड़ों के साथ रहा और पॉलिथीन में उसके बाद भरकर छतरपुर के जंगलों में
अलग अलग इलाकों में उसने फेंक दिया। पहले के रिश्तों की अब जांच की जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, 4 अन्य दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। तो सबसे खौफनाक मर्डर को लेकर अब पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली थाने से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर। ये एरिया जो है, ये मेन रोड से जो जंगल का एरिया है, ये 100 मीटर अंदर है। यानी 100 मीटर हम पैदल चल के जब इन रास्तों से होके आए हैं तो 100 मीटर के करीब ये रास्ता अंदर है। यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और इन्हीं जो चारों तरफ आप जो जंगल का एरिया देख रहे हैं, इसी इलाकों से 13 अलग अलग जगहों से पुलिस ने अब तक श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। लेकिन ये अभी स्टैब्लिश किए जाना बाकी है कि जो कुछ भी बरामद हुआ है बॉडी पार्ट्स, वो श्रद्धा के हैं। इसके लिए डीएनए टेस्ट होना है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं और उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं, ये श्रद्धा के हैं कि नहीं है, ये दिल्ली पुलिस को स्टैब्लिश करना है। जानकारी के मुताबिक करीबन 30 से 35 टुकड़े किए, कभी ये मामला आया कि 23 टुकड़े किए। तो एग्जैक्टली कितने टुकड़े किए, 23 या 30 से 35 टुकड़े किए, उन सभी टुकड़ों को इस पूरे जंगल के एरिया में कहां कहां पर फेंका और 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, तो कितने टुकड़े पुलिस को बरामद हो पाएंगे और उनमें से क्या कुछ, क्योंकि देखिए जो मई के महीने में जब उसने फेंका तो उस वक्त गर्मी थी। गर्मी के बाद मौसम आया बरसात का, जबरदस्त, जब बार बार बारिश हुई, ये पूरा रिज का इलाका है, यहाँ पे बारिश हुई, यानी जो मौसम है वो मौसम बदलता रहा और टुकड़े यहाँ पर पड़े थे। तो उनमें से डीएनए किस तरीके से और कितना सटीक डीएनए निकल पाएगा, ये भी एक सवाल है। पुलिस को इस चुनौती से भी गुजरना होगा। और अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है पुलिस के सामने कि श्रद्धा के बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स बरामद किए जाएं और उसके बाद ये साबित किया जाए कि ये सारे बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के हैं और इसके लिए पुलिस को डीएनए रिपोर्ट चाहिए होगी। तो पुलिस दोबारा इस इलाके में लेकर के आ सकती है, दोबारा इस इलाके की छानबीन कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स बरामद हो सके। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बीच बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, आपको बता दें श्रद्धा की हत्या के बाद दूसरी लड़की से भी मिला था आफ्ताब, उसको घर भी लाया था। जानकारी ये मिल रही है कि यह अन्य लड़की शादाब आफ्ताब की दोस्त थी और डेटिंग ऐप से लड़की को घर पर बुलाया गया था। पुलिस के सामने सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा था आफ्ताब और इस पूरे मामले में अब पुलिस की तफ्तीश किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये जानकारी देंगे हिमांशु मिश्रा, मेरे सहयोगी। हिमांशु, देखिए बहुत सारी चीजें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। बेहद जघन्य ये वारदात, किस तरीके से आफ्ताब ने अपनी महिला दोस्त को मारा, उसके बाद उसकी बॉडी डिस्पोज की, ये पूरा मामला दरअसल अब इस बात पर टिक गया है कि आखिरकार 6 महीने तक वो इसे छुपाने में भी कामयाब रहा। बिल्कुल, देखिए 6 महीने तक लोगों को भनक नहीं लगी। वो तो श्रद्धा का एक दोस्त था जो उसको फॉलो करता था, जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उस पे फॉलो करता था और वहां से जब उसने देखा कि श्रद्धा के जो अपडेट हैं वो नहीं आ रहे हैं और जब 2 से ढाई महीने हो गया, क्योंकि शुरू में क्या किया आफ्ताब ने कि वो श्रद्धा के जो सोशल मीडिया अपडेट थे उनको भी वो कर देता था, उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी वो हैंडल कर देता था। इसके बाद लेकिन जब बाद में उससे ये आदत छूट गई तो उसके बाद जब उसके दोस्त ने देखा, उसने पिता को फोन किया, फिर उसके बाद मुंबई में कंप्लेन की गई और फिर दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की गई और तब ये पूरा मामला खुला है। और उसके बाद जब ये मामला खुलता है तो देखिए यही वो नेहा, वो जंगल का इलाका है, ये मेन रोड से ये इलाका जहां पर हम खड़े हैं ये तकरीबन 100 मीटर अंदर है और महरौली थाने से 3 किलोमीटर ये अंदर है। यहां पर पुलिस की टीम ने खाक छाना है। एक बार फिर से पुलिस की टीम आज लेकर आफ्ताब को निकलेगी क्योंकि ये एक बेहद अहम सबूत होगा बाद में, इसलिए पुलिस ज्यादा से ज्यादा बॉडी पार्ट्स बरामद करना चाहती है। फिर उसके बाद डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी। अब चूंकि ये देखना होगा यहां पर नेहा, क्योंकि देखिए मई के वक्त में और जून के वक्त में इसने यहां पर बॉडी पार्ट्स फेंके, मई जून जुलाई में,
उसके बाद बरसात का मौसम था, गर्मी का मौसम था, कितने मौसम बीते, जानवर यहाँ पे कई सारे कुत्ते घूमते हैं जो बॉडी पार्ट्स को इधर से उधर कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो अब एक्सपर्ट के जरिए कोशिश करेगी कि जो भी पार्ट्स बरामद हो उससे एग्जैक्ट डीएनए निकाला जा सके, ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि जो बॉडी पार्ट्स पुलिस आफ्ताब के कहने पर महरौली के इन जंगलों से बरामद कर रही है वो नेहा की है। इसके अलावा साथ साथ जो पुलिस जब अब चेक कर रही है तो 2-3 चीजें हैं जो टेक्निकल एविडेंस है, ये फॉरेंसिक हो गया टेक्निकल, कि हत्या के बाद इसने जो है वो ब्लड कैसे साफ करते हैं, इसके लिए उसने गूगल सर्च किया और उसके बाद वो सैंपल खरीदा, वो केमिकल खरीदा। तो वो केमिकल कहां से खरीदा, ये चीजें पुलिस अब इस्टेब्लिश करने की कोशिश में और ये काम आने वाला है आगे। इसके अलावा किस तरीके से बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया जाए, ये तमाम जो उसके गूगल सर्च है ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आगे केस में काम आएंगे। महिला को ये आफ्ताब डेट कर रहा था वो घर भी पहुंची थी, उसको भी भनक नहीं लगी किसी तरीके से, क्योंकि तब तक तो शायद शव के टुकड़े फ्रिज में ही थे। बिल्कुल 3 महीने लगे इसे आफ्ताब को जो तमाम टुकड़े थे उनको ठिकाने लगाने में। 18 मई से आप देख लीजिए तो मई का पूरा महीना, जून, जुलाई और अगस्त के पहले हफ्ते तक अगर हम एक अनुमान लगाएं तो तकरीबन अगस्त के पहले हफ्ते तक इसने बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया और 1 महीने बाद ही ये श्रद्धा के कत्ल के बाद ये तुरंत जो अपने तमाम जो डेटिंग ऐप है उस पर ये एक्टिव हो गया था, क्योंकि पुलिस अब ये सारी चीजें जांच कर रही है। और वहीं से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि एक जो इसकी दोस्त बनी थी वो इसके इस किराए के फ्लैट पर आई थी और चूंकि उस समय तक इसने तमाम जो बॉडी पार्ट्स थे उसको ठिकाने नहीं लगाया था, इसलिए ये क्लियर है कि जिस वक्त इसकी महिला दोस्त फ्लैट पर आई थी और 2 बार आई थी, जो जानकारी मिल रही है, उस वक्त बॉडी पार्ट्स मौजूद थे। इसने उनको अलग अलग जगहों पर छिपा के रखा था, कबर्ड में जो बेड का हिस्सा है, उसके अलावा किचन में, फ्रिज में, तो उन सभी जगहों पर इसने छिपा कर रखा हुआ था और उस दौरान गर्लफ्रेंड आई थी। तो ये जो है ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है कि जिस लड़की के साथ आप 2019 से जुड़े हुए हैं, जिसने आपके लिए अपना परिवार, अपना घर, अपना शहर सब छोड़ दिया। आपके पास मैं लौटूंगी। श्रद्धा के पिता से आज तक में खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था, तब हम लोग को फिर लगा कि इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अगर मिसिंग हो गई है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, खुद को, हमें या उसके घर पे माता पिताजी को या फिर पुलिस को, ये इन्फॉर्म करना जरूरी था उसको। तब उसने सब बातें छुपाई। अब और उसके बाद 2-2.5 महीने बाद तो उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया। विकास जी, क्या आपको भी जब ये पता चला था आपने अपनी तरफ से कोई कॉशन दिया था बच्ची को कि मत मिलो इससे, लड़का ठीक नहीं है? ऐसा कभी आपको कुछ लगा कि लड़का ठीक नहीं है? आप अगर कभी मिले हो, आपका क्या रिएक्शन था पहले जब उसने आपको बताया इस बारे में? नहीं, मैंने तो श्रद्धा को वही समझाया कि हम हमारे रिलीजन में ऐसा करते नहीं। फिर वो बताया कि अभी हम सोच के बताएंगे। फिर विकास जी, मई में ये हादसा होता है, 6 महीने तक इस लड़के ने जो किया वो तो डिटेल्स अब निकल रही हैं, लेकिन 6 महीने तक ये बच भी गया। इसने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई अपनी सोशल मीडिया पे, काफी शातिर दिमाग था। क्या 6 महीने बाद दोस्तों ने बात उठाई कि कुछ तो बात है जो ये मिसिंग है और किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है? यही तो उसके दोस्त ने बोला कि ये बात उसने बताना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं बता पाए, ये मुझे बताना पड़ा आपको। विकास जी, क्या चाहते हैं अब? लड़का आज लॉकअप में है, 6 महीने बाद पकड़ लिया गया है। आपके लिए जो जस्टिस होती है एक पिता के लिए, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जब ये सुनते होंगे कि बेटी के साथ क्या क्या हुआ, हमें ही सुनने में जब इतना शौक लग रहा है, तो एक पिता को सुनने में किस तरह से लग रहा होगा। ये हादसा जो हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर्स आपको सुन रहे हैं, किस तरह से केस आप चाहते हैं आगे प्रोसीड करें? नहीं, अगर जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो हिसाब से अगर वो मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो जो बताया है वो मतलब वैसा ही है। अगर वो वैसा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। आप चाहते हैं फांसी होनी चाहिए, टू बी हैंग्ड, सर? यस।
आपको लगता है उससे नीचे कोई भी अगर ये पनिशमेंट आती है, जब कन्विक्शन होता है, वो आपके लिए इनफ नहीं होगा? नहीं, अगर उसने जो डिक्लेयर किया है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े किए तो मतलब फांसी से और कोई बुरी सजा हो तो वो दीजिए, उसके भी टुकड़े करिए। सर, आपकी लास्ट बात कब हुई थी श्रद्धा से इन पिछले कुछ महीनों में? मई से पहले जब जो बात हुई होगी वो कब हुई थी सर? 2021 में, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट मंथ और डेट याद नहीं आ रहा। सर, किस तरह आप याद रखना चाहेंगे अपनी बेटी को? जरूर आपसे बात नहीं हुई थी, आप वो लड़के के साथ चली गई थी दिल्ली, आपने उसको मना भी किया था कि मत जाओ, लेकिन जिस बच्ची के साथ आप रहे, जिसको आपने पाला पोसा, अब जब आप सुनते हैं कि उसका इस तरह ब्रूटली मर्डर हो जाता है, कुछ हमें बताएं सर श्रद्धा के बारे में। सर, किस तरह की लड़की थी? देख के पता लगता है कि बहुत ही अपनी लाइफ एंजॉय करती थी, जिस तरह से रहना चाहती थी, जीना चाहती थी। हर यंग लड़की का ऐसे ही एम्बिशन होता है। हमें कुछ बता पाए सर अगर आप श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा तो ये एक्चुअली जब इससे मुलाकात हुई तब से थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हुआ। उसके पहले तो एक मतलब ऐसा हमारे फैमिली में कोई नहीं है जो ऐसे मतलब थोड़ा बिहेवियर उसका अलग सा हो गया अचानक। वो बहुत डिसेंट लड़की थी, सब मतलब उसका कोई फैशन वैशन कुछ नहीं करती थी, एकदम नॉर्मल सी रहती थी। जब से ये मतलब जो उसका फर्स्ट सर्विस जो जॉब पे गई और उसकी मुलाकात ये लड़के से हुई, तब से उसका सब लिविंग स्टाइल अलग दिखने लगा। आपको कुछ पता चला किसी दोस्त के थ्रू कि ये पहली बार ऐसा नहीं अटैक हुआ था? पहले भी इस लड़के ने बदतमीजी करी थी श्रद्धा के साथ, या अब्यूजिव था किसी तरीके से, ये निकलना चाहती थी इस रिलेशनशिप से? ऐसा किसी ने आपको कुछ बताया या श्रद्धा ने आपको बोला हो, आपने ऐसा कुछ सुना हो? श्रद्धा ने कुछ नहीं बताया, उसके दोस्त ने ऐसा बोला कि ये ब्रेकअप करना चाहती है और मैं अभी छोड़ के जाने वाली हूँ। सर, बस 2 सवाल और पूछूंगी। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए भी ये आसान टाइम नहीं है, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी। विकास जी, जब 6 महीने बाद ये लड़का अब अंदर है, जिस तरह से एक एक करके ये डिटेल सामने आ रही हैं, एज अ पिता आप क्या कहेंगे और यंग लड़कियों को भी? क्योंकि काफी लड़कियां इस केस से भी हमें पता लग रहा है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी लेकिन निकल नहीं पाती। जैसे यहां भी, क्योंकि श्रद्धा की मदर की डेथ हो गई थी, इस लड़के को पता था आपसे बात नहीं होती, तो वो जो वल्नरेबिलिटी थी इस बच्ची की, उसको भी इसने थोड़ा मिसयूज किया कि ये किसी से बात नहीं करेगी और उस ट्रैप में रही। जी जी, नहीं ये सही है। मुझे पूरा डाउट लगा कि ये अभी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हम लोग ने इसका एक बार मतलब दूसरे से कंसल्ट करके भी ले लिया, स्पेशलिस्ट जो था उनसे भी, कि ये ऐसा क्यों मिसबिहेव कर रही है। तो उन्होंने फिर बताया, उसका टेस्ट लिया, सब जो उनके हिसाब से होता है, तो वो बोले कि ये नॉर्मल, उसका तो कोई मतलब दिमाग तो सही चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। जब उसको लगेगा कि इससे बाहर आना है तब वो सही रहेगा। अभी आप कुछ ज्यादा कोशिश मत कीजिए। विकास जी, क्या ये लड़का कभी आपसे मिला? कभी आफ्ताब ने कोशिश नहीं की कि आपकी और श्रद्धा की मुलाकात हो, सब ठीक हो जाए? अगर इतना प्यार था, इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, उसने कभी आपसे मिलने की कोशिश नहीं की? आप कभी मिले हैं उनसे? जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब वो घर पे आके मिलता था। तब इतना बातचीत नहीं खुल के हो पाई तब, क्योंकि वो मतलब उस टाइम पे डेथ की वजह से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। विकास जी, जब आपने ये सुना कि ये जो हादसा हुआ, इसके बाद, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाह रहे हैं कि ये उसके बाद भी सोशल मीडिया पे कंटिन्यू बातचीत कर रहा था, इसने पूरा प्रिटेंड करने की कोशिश करी थी कि लड़की जिंदा है, इसके दोस्तों से बात करता था, तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो दिमाग है इस यंग लड़के का? इसने कोशिश करी कि किसी को पता भी नहीं लगे कि श्रद्धा मिसिंग है। क्या आपसे मई के बाद कभी बात हुई? मई और अभी नवंबर के बीच में कभी ऐसा आपको लगा कि बात हुई है? हमारे साथ विकास जी अरविंद ओझा भी हैं, वो यहाँ दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कांस्टेंट बातचीत कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। अरविंद, गो अहेड।
अरविंद, हमारे साथ विकास वालकर जी मौजूद हैं, श्रद्धा के पिताजी हैं। ये हमसे बता रहे हैं हमको कि किस तरह से कब कब वो मिले, क्या बात हुई। विकास जी, तो आप हमें बता रहे थे कि क्या जी सोशल मीडिया पे इस लड़के ने बहुत वक्त तक कोशिश करी कि ऐसा लगे कि लड़की जिंदा है, दोस्तों से बात कर रही है। क्या इसीलिए आपको या दोस्तों को लगा कि ये अभी भी जिंदा है? क्या आपसे ऐसी कोई बातचीत हुई जो आपको लगे कि श्रद्धा अभी भी ठीक है? जी, मुझे तो अभी तक लग रहा था कि ये श्रद्धा अभी भी ठीक है, वो कहीं चली गई होगी। हम लोग दिल्ली पुलिस के मदद से हम लोग ढूंढेंगे उसको। अरविंद, आप हमारे साथ फोन लाइन पे, अरविंद ओझा, विकास जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आप एक सवाल लें विकास से, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि अगर सब प्रूव हो जाए, कन्विक्शन, उसके बाद फांसी से कम तो कुछ नहीं बनेगा इसमें। जी विकास जी, मेरा सवाल ये है कि आप लगातार सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी ले रहे थे कि जो श्रद्धा है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। अभी सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली है कि जो आफताब है वो जून तक जो इंस्टाग्राम है श्रद्धा का वो ऑपरेट करके उसके दोस्तों से बात कर रहा था। तो क्या आपको ये जानकारी थी क्या जून तक आप इंस्टाग्राम या उसके जरिए श्रद्धा से कोई अपडेट्स ले रहे थे? नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था ना। जब उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया अगस्त में कि श्रद्धा का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है 2 महीने से, पिछले 2 महीने से, तो आप जरा कोशिश कीजिए आपके मीडिया से, मतलब दोस्तों से या पुलिस से। तब मैं फिर एक्शन लेना चालू किया। तो क्या जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे, आपको, आफताब से आपका कोई इंटरेक्शन हुआ पुलिस स्टेशन में, या आपसे कोई बातचीत हुई आमने सामने? जी हो गई। जी, क्या आपने आफताब से कोई पूछा, उसने बोला आपसे या आपने पूछा? उसने, जब मेरा पहली बार उसके मुलाकात हो गई आफताब से, तभी उसने तुरंत डिक्लेयर किया कि श्रद्धा इज नो मोर, मैंने उसका मर्डर किया है। अच्छा, मैं तो फिर आफताब ने जी, मैं फिर उसको पूछा कि ये पिछले 1 महीने से ऊपर लोकल पुलिस से कुछ बात नहीं हो पाई और आप एक दिन में ही कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसा? तब तो कह रहे थे श्रद्धा मुझे छोड़ के चली गई है, वो कहीं गई होंगी, मुझे पता नहीं। अब एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं? जी क्या बोला? थोड़ा नहीं, वो वही उसने डिक्लेयर किया कि वो मतलब श्रद्धा इज नो मोर और उसका मैंने मर्डर किया है। आफताब ने आपको बोला ये बात? जी, मतलब वो दिल्ली पुलिस के सामने ही बताया उन्होंने। तो आप उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे? सामने ही बैठा हुआ, तो तभी दिल्ली पुलिस भी सामने थे। मतलब दिल्ली पुलिस ने मेरे सामने उसको खड़ा करके पूछा कि आप बताइए आप क्या किया है। तो वो क्या बता रहा था? वो अगर सिलसिलेवार बता पाए, उसने क्या एक्सेप्ट किया आपके सामने? नहीं, मैं भी एक्चुअली जब ये डिक्लेयर किया कि श्रद्धा इज नो मोर, तब तो मैं कोलैप्स हो गया। मुझे कुछ आगे सुनने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब फिर दिल्ली पुलिस बोले कि आप पहले कंट्रोल कीजिए, फिर हम उनसे फिर बात करेंगे। तभी फिर वापस बात करवाए उनसे। तब उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। विकास जी, पुलिस ये भी बता रही है कि जो आफताब है उसने पूरे कमरे को, जहां पर ये पूरा मर्डर हुआ, उस कमरे को केमिकल से साफ कर दिया, जो फ्रिज है उसको केमिकल से साफ कर दिया, तो एविडेंस उसने सारे मिटाए हैं। तो अब आप किस तरीके से जो अपनी बेटी है उसके केस को आगे बढ़वाएंगे? वही तो मैं अभी एक्चुअली मैं मीडिया को ये नहीं बताना चाहता कि ये मतलब ये मतलब ऐसे उसने तो डिक्लेयर किया है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट अभी आना बाकी है। दिल्ली पुलिस जब भी बताएंगे कि ये सेम है जो उसने डिक्लेयर किया है, पॉजिटिव निकलेगा तब वो फाइनल हो जाएगा। नहीं तो अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है?
अभी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग मौके वारदात पर गए तब कुछ ऐसे दिखाई नहीं दिया सस्पेक्टेड कि वो सब ऐसे किया होगा, क्योंकि जहाँ पे उसके बॉडी के कंकाल मिले हैं वो तो कुछ 8-10 पीस मिल पाए, उसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे। यानी आपका कहना है कि अभी आफ्ताब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी भी आपको यकीन नहीं है? उसने कह दिया है, लेकिन ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से लोकल पुलिस, जो मुंबई की वसई की लोकल पुलिस है, उससे एक बार भी ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि ऐसे मैंने किया है। अभी ये एक दिन में ऐसे कैसे डिक्लेयर कर सकता है इमीडिएटली कि मैंने ऐसे ही किया है? तब मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये मतलब ऐसे उसने वहां पे झूठ बोला और यहाँ पे अगर मतलब कैसे हो सकता है कि ये सही बोल रहा है? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मुंबई पुलिस ने जब उस आफ्ताब को इंट्रोगेट किया तो वहां पर उसने कुछ नहीं बोला कि कोई क्या बताया था वहां पर उसने? वहाँ पे बताया कि ये श्रद्धा से हमारा ब्रेकअप हुआ है, वो खुद का मैनेज कर लूंगी, ऐसे उसने कह दिया है, और वो फिर पूरा उसका सामान लेके वो छोड़ के चली गई है। मुझे कुछ अभी पता नहीं है। और फिर मैंने उसको पूछा कि फिर ये अगर छोड़ के चली गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पिछले 2.5 साल के ऊपर तुम रह रहे हो, तो किसी को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर तुम लोग दिल्ली में गए हो तो कहाँ खो गई तो क्या करेंगे? इसके लिए तो आपको जरूर था कि ये इन्फॉर्म करना चाहिए था, या तो दिल्ली पुलिस को या हमें या उसके घर वालों को। ये कुछ नहीं किया। अच्छा सर, आपकी बेटी से आपकी बातचीत कब से बंद थी और कब आप लोग मुंबई से निकले थे, इसके बारे में अगर कुछ समझा नहीं, मैं समझ नहीं जी आपका सवाल। मैं आपकी बेटी से आपकी बातचीत कब से बंद हो गई थी और क्यों बंद हो गई थी? कि आपने मना किया था कि आप विरोध किया था इस रिलेशनशिप का? जी, वो तो शुरू में ही किया था। जब मैंने सुना कि ये रिलेशन में है तो मैंने उसको विरोध किया कि तुम ऐसा मत कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे अच्छी तरह से हमारे बिरादरी से कोई लड़के से शादी करूंगा। तब तो उसने मना किया कि नहीं, मैं इससे मुझे रहना है और मैं शायद मतलब लिव इन में ही रहूंगी। उसने पहले से तय किया था। तो क्या आप पुलिस आपको उस कमरे पे लेकर गई जहां श्रद्धा रहती थी? कहाँ आपको लेकर गई पुलिस? हाँ, वो दिल्ली पुलिस, जब उनका ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग गए, मतलब दिल्ली पुलिस गए, तब मुझे भी लेके गए थे। तब उसके जहाँ रहती थी उसके घर पे लेके गए और साइट पे जहाँ उसने सब डाला है उसका बॉडी पार्ट, वहाँ लेके गए थे। तो क्या इस दौरान ये आफ्ताब ये सब बता रहा था पुलिस को, आप जब वहाँ मौजूद थे, कि मैंने ऐसे मर्डर किया और यहाँ फेंका? इसके बारे में जी, एकदम नॉर्मल बात कर रहा था वो। ऐसे मैंने किया है, ऐसे समझा रहा था कि जैसे मतलब ये लिखाई स्टोरी है। क्या बता रहा था? मतलब उसको कोई डर नहीं लग रहा था या कुछ, मतलब ये भी नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। सब नॉर्मल बात करके वो एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने कैसे क्या किया है। वही हम अगर आप बता पाए, वो केस में काफी मदद मिलेगी कि अगर वो क्या बोल रहा था, वो अगर आप बता पाए। मुझे एक्चुअली पूरा डिटेल में उसका स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग को जब वो लेके गए तब हम लोग को बाहर ही खड़ा किया था इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसके फ्लैट में। तब उसने थोड़ा बहुत मैंने सुना कि ऐसे किया है उसने घर में, उसका पहले मर्डर किया, बाद में उसके टुकड़े करके उसके फ्रिज में रखे हैं और फिर कुछ दिन बाद उसको बोरी में डाल के, 2 अलग बोरी में डाल के उसको जंगल में फेंक दी। इतना मुझे मालूम है। जी, तो उसने आपके सामने भी, पुलिस और आफ्ताब उसके सामने एक्सेप्ट किया कि मैंने श्रद्धा का मर्डर कर दिया? जी।
तो सर अब इस केस को आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे आगे, किस तरह से, क्योंकि जो अक्यूज है उसने तो लगभग सारे एविडेंस, उसको 6 महीने का वक्त मिला और उसी घर में रहा तो उसने काफी एविडेंस मिटाए हैं, तो इस केस को अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? नहीं, जब तक इसका अभी रिपोर्ट नहीं आता है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुलिस रिपोर्ट जब आएगी तब सामने आ जाएगा सब केस। तो आपने कहा कि एक दिन उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मुंबई पुलिस के सामने नहीं किया था, दिल्ली पुलिस के सामने एक दिन में एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि ये झूठ भी बोल रहा है, आपकी बेटी जिंदा है, ऐसा आपको लगता है? उसने 1 महीने के ऊपर अगर ये लोकल पुलिस से अगर ऐसे होल्ड करके रखा है और एक दिन दिल्ली जाके इमीडिएट 1 दिन के अंदर उसने ऐसे डिक्लेयर किया, तो कौन सा झूठ है और कौन सा सच है मैं मानूं? जी, ये तो यहाँ भी डिक्लेयर कर सकता था ना वसई पुलिस में। जी, तो आपको अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि अगर जो मर्डर करता है खुद तो वो डिक्लेयर क्यों करेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता है तब तक मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये सही है। ओवर टू पूजा। विकास जी से बात करने के लिए, विकास जी आपका समय नहीं लेंगे, बस यही एक सवाल पूछूंगी कि क्योंकि आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ या मुंबई पुलिस के साथ जब आप मिले, क्या एक भी बार आफताब ने आपको मतलब आपको ये नहीं लगा कि वो उस पिता से मिल रहा है जिसकी बेटी को अलेजिडली, जैसे आप भी मान रहे हैं, मारा है, कि कहीं दुख था, कहीं माफी उसको लगा उसके चेहरे पर आपको कहीं भी? उसने जब मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर, आई एम सॉरी, ये सब ऐसा थोड़ा सा वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था मुझे। आपको बुरा लगा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई, मुझे कुछ मतलब ये ही नहीं लगा, तभी वो ऐसा हो गया। इतना ही बताया उसने। विकास जी आप हौसला बनाए रखें, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशंस पे हम ट्रैक रखें, जस्टिस मिले और जिस तरह से केस प्रोसीड हो, जल्द ही जल्द कोर्ट में ये केस जाए, देरी ना हो। जैसा आप कह रहे हैं, सारे टेस्ट रिपोर्ट, सारी डिटेल्स आपको भी मिले और लोगों को भी एक रिमाइंडर रहे किस तरह से केयरफुल रहना है इस केस में। विकास जी आपने हमसे बात की, इतना समय दिया, मुश्किल वक्त है आपके लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।